साथियों, पोर्टफोलियो गतिविधि। पोर्टफोलियो गतिविधि हम किस तरह से पूर्ण कर सकते हैं, किस तरह से तैयार कर सकते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से इस कालखंड में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। मैंने बहुत सारी जानकारी को इस ग्रीन बोर्ड पर, इसके अलावा व्हाइट बोर्ड पर भी अंकित करके रखा है और बहुत सारी सामग्रियों के माध्यम से, ठीक है, कुछ आवश्यक दस्तावेजों के माध्यम से पोर्टफोलियो गतिविधि हमको किस तरह से पूर्ण करना है, किस तरह से तैयार करना है, इस कालखंड में हम जानने का प्रयास करेंगे। सम्मानित साथियों, जय हिंद। वर्तमान में निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल हम पूरे कर रहे हैं और आज के इस कालखंड में मॉड्यूल क्रमांक 1 पाठचर्या और समावेशी शिक्षा, जिसको कि हमने पूर्ण कर चुका है और इस मॉड्यूल के अंत में पोर्टफोलियो गतिविधि दी गई है और ये जो पोर्टफोलियो गतिविधि है काफी कठिन, थोड़ी टफ लगती है। तो इस कालखंड में मैं उदाहरणों के माध्यम से आपको बताने का पूरा प्रयास करूंगा। जैसा कि जो पोर्टफोलियो गतिविधि मॉड्यूल क्रमांक 1 में दी गई है, आप यहां पर देख पा रहे हैं, एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए भाषा, गणित, पर्यावरण विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए विद्यार्थी केंद्रित समावेशी अधिगम अनुभव बनाएं तथा समावेशी कक्षा में अधिगम और मूल्यांकन से जुड़ी चिंताओं को उजागर करें, ये दिया गया है। देखिएगा, यहाँ पर जो दिया हुआ है एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांत, तो इन सिद्धांतों को मैंने यहाँ पर अंकित कर लिया है और संक्षेप में इनको हम पढ़ भी लेंगे कि कौन से मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, ठीक है। इसके अलावा साथियों, जैसा कि यहाँ कहा गया है, विद्यार्थी केंद्रित अर्थात बाल केंद्रित समावेशी अधिगम अर्थात जिसमें कि बालक, बालिकाएं, ठीक है, हर जेंडर, इसके अलावा जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको भी शामिल कर ले, मतलब ऐसा विद्यालय हो, ऐसी कक्षा हो, ठीक है, वो समावेशी कक्षा होगी और विद्यार्थी केंद्रित समावेशी अधिगम अनुभव, इसको हमको उजागर करना है। साथ ही हमको क्या करना है, अधिगम और मूल्यांकन से जुड़ी हमारी कुछ चिंताएं हो सकती हैं, ठीक है, कुछ समस्याएं हो सकती हैं, उन समस्याओं को भी उजागर करना है। तो इन सारी बातों को उदाहरण के माध्यम से आज मैं बताने का प्रयास करूंगा। साथियों, सबसे पहले हम देख लेते हैं मार्गदर्शक सिद्धांत, ठीक है। तो मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है? पहला है ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, ठीक है। दूसरा है सुनिश्चित करना कि अधिगम रटने की विधियों से परे है। तीसरा है पाठचर्या को समृद्ध बनाना ताकि वह पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित न रहकर बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सके। चौथा है परीक्षाओं को अधिक लचीला एवं कक्षा कक्ष के जीवन के साथ समेकित करना। पांचवा है देश की लोकतांत्रिक नीति के अंदर सरोकारों का ध्यान रखते हुए निर्णायक पहचान को पोषण देना। ये इस तरह से 5 मार्गदर्शक सिद्धांत मैंने यहाँ पर लेके रखे हैं। निश्चित तौर से यहाँ जो जानकारी दी गई है इसको आपने समझ लिया होगा और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमें जो पोर्टफोलियो है गतिविधि तैयार करना है। साथियों, पोर्टफोलियो गतिविधि क्या होती है, इसके संदर्भ में मैंने पिछले कालखंड में आपको बताया था। पुनः संक्षेप में आपको बता दूं कि पोर्टफोलियो का मतलब एक ऐसा थैला, बस्ता या एक पेटी का या फाइल जिसमें हम कुछ दस्तावेजों को, जो कि किसी विशेष क्षेत्र की जानकारी को उजागर करते हैं, उनको रखा जाता है, उसे हम पोर्टफोलियो कहते हैं। अब रही बात मॉड्यूल के अंतर्गत जो जानकारी है या जो ज्ञान प्राप्त किया है उसके अंतर्गत पोर्टफोलियो हम कैसे बनाएं। तो साथियों, ये जो पोर्टफोलियो जैसे मॉड्यूल क्रमांक 1 है पाठचर्या और समावेशी शिक्षा, इसके अंतर्गत जो यहाँ पर दी गई जानकारी, इसके अंतर्गत आवश्यक दस्तावेजों को, ठीक है, आवश्यक पोस्टरों को, आवश्यक चित्रों को, जो भी हो सकता है या उससे संबंधित लिखित जानकारी को हम किसी फाइल में बनाकर रख ले और फिर कक्षा कक्ष में उसको हम क्या करें, प्रस्तुत करें। तो वही होगी पोर्टफोलियो गतिविधि। तो आज के इस कालखंड में मैं उदाहरण स्वरूप आपको बताने का प्रयास करूंगा। साथियों, जैसे कि यहाँ बात की गई है भाषा, गणित, पर्यावरण विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के लिए हमको समावेशी अधिगम अनुभव तैयार करना है। अब देखिएगा, यहाँ पर कुछ जानकारी लिखकर रखी, इसके अलावा व्हाइट बोर्ड पर बहुत सारी जानकारी को मैंने लिखकर रखा है। तो चलिए सबसे पहले हम व्हाइट बोर्ड पर जो जानकारी मैंने लिखकर रखी है उसको समझते हैं, इसके पश्चात हम यहाँ भी देखने का प्रयास करेंगे। साथियों, पोर्टफोलियो गतिविधि तैयार करने के लिए हमको कुछ सामग्रियों की आवश्यकता होगी और पोर्टफोलियो में हमको उन्हीं को संग्रहित रखना है, तभी तो हम कक्षा में प्रस्तुतिकरण दे पाएंगे। अब साथियों, यहाँ पर 5 विषय की बात की गई है, ठीक है, हिंदी, गणित, इसके बाद में पर्यावरण विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। तो साथियों, इन सभी विषयों को थोड़ा थोड़ा हम संक्षेप में समझने का प्रयास करेंगे
और देखिएगा, जो मैं आपको सामग्री के बारे में बताऊंगा या प्रस्तुतिकरण के बारे में बताऊंगा, किसी एक विशेष पाठ के लिए हो सकता है। हम अलग अलग पाठों के लिए अलग अलग तरह की सामग्री को कलेक्ट करके उसका प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी के अंतर्गत हमको क्या कलेक्ट करना है, जैसा कि परिवेश में लिखे नारों, विज्ञापनों आदि के पोस्टरों का संग्रह एवं कक्षा में प्रस्तुतिकरण। ठीक है, आगे लिखा है कि पोस्टरों में लिखे अक्षरों, शब्दों, वाक्यों को पढ़ना, नारों का अर्थ, विज्ञापन किस बारे में लिखा है, विवरण देना। अब साथियों, ये जानकारी मैंने लिखी है। हम इस संबंध में स्वयं तो पोर्टफोलियो तैयार करेंगे ही, मैं आपको बता दूं। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में कुछ घरेलू सामग्रियां जो कि बच्चों के घर में उपलब्ध होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये कैलेंडर, ठीक है। इस कैलेंडर में हिंदी भाषा में बहुत कुछ लिखा हुआ है। हम कैलेंडर के माध्यम से बहुत कुछ विद्यार्थियों को पढ़ना बता सकते हैं। जैसा कि मार्गदर्शक सिद्धांत में कहा गया है कि बाहर के जीवन से सीखे ज्ञान को बाहर के जीवन से जोड़ना। अब देखिएगा, अगर हम हिंदी पढ़ा रहे हैं तो बच्चा कैलेंडर में लिखी हुई बातों को पढ़ सकता है, समझ सकता है, तो ये महत्वपूर्ण है। इसी तरह से आप देख रहे हैं साथियों, जैसे कि ये मेरे हाथ में एक साबुन का रेपर है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। ये इसमें क्या लिखा है हम बच्चों को पढ़वा सकते हैं या बच्चों से पूछ सकते हैं, या इस प्रकार की सामग्री का कलेक्शन हम करवा सकते हैं, इनका प्रस्तुतिकरण करा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास में हमारे घरों में जो है बच्चों के लिए शादियों के कार्ड हो सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं शादियों के कार्ड है, बच्चों के घरों में भी होंगे। तो इनमें क्या जानकारी लिखी हुई है उसको पढ़ना, समझना, हिज्जे करना, उच्चारण करना। ये छोटी कक्षाओं के लिए हो सकता है कि हम बच्चों को अक्षर पढ़ना सिखाएं या बच्चे अक्षर पढ़े या शब्द पढ़े। किंतु जब बड़ी कक्षा की हम बात करेंगे तो यहाँ पर जैसे कि मैंने लिखा है कि नारों का अर्थ, यानी कोई नारा लिखा हुआ तो उसका अर्थ क्या होगा, या विज्ञापन कहीं लिखा हुआ तो विज्ञापन का विवरण देना। तो इस प्रकार हम बच्चों को भाषा के अंतर्गत बाहरी जीवन से जोड़ सकते हैं, ठीक है। और जो मार्गदर्शक सिद्धांत है उनका हम पालन कर सकते हैं अभी, और इस पर चर्चा करने का प्रयास भी करेंगे। साथियों, ये हिंदी के अंतर्गत मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अब दूसरा बिंदु आप देखिएगा यहाँ पर कि दुकान के बिलों का संग्रह, दूसरा है तराजू, फिर है वस्तुओं के रेपर, ठीक है, जिस पर वस्तुओं की कीमत लिखी हो का प्रस्तुतिकरण एवं आंकड़ों का प्रदर्शन। हिंदी के अंतर्गत हम वस्तुओं का प्रदर्शन कर लिया, उन्हीं को चाहें तो हम गणित में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको साबुन का रेपर बताया था, ठीक है, मैं पुनः आपको बता देना चाहता हूं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं साबुन का रेपर, और इस पे इसकी कीमत लिखी हुई है। इसी तरह से जो बिल की हम बात करें तो बहुत सारे बिल हमारे पास होते हैं दुकानों के, तो उन दुकानों के बिलों का हम बच्चों के सामने प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा जैसे बहुत सारे रेपर होते हैं, जैसे कि ये चाक का डिब्बा देख रहे हैं, इसमें कितनी कीमत लिखी हुई है। हम बच्चों को ये पूछ सकते हैं कि भाई इससे की अगर कीमत 60 रुपए लिखी हुई है तो ऐसे ही अगर 5 डिब्बे हैं तो उनकी कीमत कितनी होगी। ये लगभग 4 कक्षा 5 के बच्चों के लिए हम इस प्रकार प्रदर्शन करवा सकते हैं। इसके अलावा कक्षा 1 और 2 के लिए हम जो संख्या लिखी हुई है उन संख्या के बारे में पूछ सकते हैं कि कितना लिखा हुआ है। इस तरह से बच्चों के ज्ञान को हम बाहर के जीवन से जोड़ सकते हैं। और इसी तरह से देखिएगा यहाँ पर एक पेंट आप देख पा रहे हैं, इसका नाम भी लिखा हुआ है, ठीक है, हम चाहते हिंदी में पढ़वा सकते हैं। इसके पश्चात ये जो पेंट है इसकी कीमत लिखी हुई है, बच्चों को इसकी कीमत के बारे में बताएंगे या बच्चों को कहेंगे कि भाई इसमें कितनी कीमत लिखी हुई है, और इस कीमत के अगर हमको 10 पेंट के डिब्बे बुलवाना है तो कितने रुपए देने होंगे। इस प्रकार से तरह तरह की गतिविधियां हम करवा सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से जैसे कि मैं आपको बताया कि जो मापक यंत्र है, जैसे तराजू हो गया, ठीक है, लीटर के बाट हो गए, तो इनके माध्यम से भी हम बच्चे को मापन सिखा सकते हैं। इस तरह से जो मीटर है, मीटर फीता, उसके माध्यम से हम लंबाई का मापन सिखा सकते हैं। तो बहुत सारी जो चीजें हैं विद्यार्थियों के घरों में पाई जाती हैं, और उनका अगर कक्षा में प्रदर्शन करा करके हम उनका उपयोग बता दें तो बच्चे अपने सीखे ज्ञान का प्रयोग अपने जीवन में कर सकते हैं। इसी तरह हम आगे बात करें तीसरे क्रम पे, तो छोटे पौधे, जड़ सहित जलीय जंतुओं के पोस्टरों का प्रदर्शन। देखिएगा, अब यहाँ पर विज्ञान या पर्यावरण से संबंधित हम बात करें तो छोटे जो पौधे हैं उसको जड़ सहित हम कक्षा में प्रदर्शित करवा सकते हैं, और पौधों की वृद्धि से लेकर के भोजन की प्राप्ति तक हम बहुत कुछ उसके माध्यम से समझा सकते हैं। इसी तरह से जलीय जंतुओं का पोस्टर हम बच्चों के सामने प्रदर्शन करवा सकते हैं। देखिएगा, जैसे कि मैंने कुछ तैयार किए हैं यहाँ पर,
कुछ पोस्टर विज्ञान से संबंधित, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये देखिएगा पेड़ों की पत्तियों से बच्चों के साथ मिलकर के हमने कुछ आकृतियां तैयार की हैं, जैसे कि ये हाथी है ना, इस तरह ये कोयल, ये चूहा आप देख पा रहे हैं। इसी तरह से कुछ पोस्टर ये तैयार किए हैं। ठीक, तो इस तरह से जली जो जीवन है यहाँ पर, ये इसके माध्यम से बच्चों को समझा सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार इनके माध्यम से, इस प्रकार अगर हम पोस्टर तैयार करेंगे तो विज्ञान और पर्यावरण से संबंधित हम महत्वपूर्ण जानकारी बच्चों को दे सकते हैं, बता सकते हैं, बच्चों के जीवन से हम उनको जोड़ सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा पंचायत, नगर पालिका भवन के चित्र, संयुक्त परिवार के चित्रों का प्रदर्शन भी हम कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको सामग्री के बारे में बताया कि हमको पोर्टफोलियो के अंतर्गत जो पोर्टफोलियो होगा उसमें ये हमको एकत्रित करके रखना होगा। जब भी हम कोई पाठ पढ़ाएं, ठीक है, किसी भी विषय वस्तु या अवधारणा को पढ़ाएंगे तो उनसे संबंधित जो विद्यार्थी के जीवन में, यानी विद्यार्थियों के घरों में जो वस्तुएं आसपास परिवेश में पाई जाती हैं उनका कक्षा में प्रदर्शन करते हुए उनका उपयोग बताएंगे, ताकि जो बच्चा सीखेगा उसको उसका अनुप्रयोग वो सीख सके। ठीक है, अब साथियों जो आगे मैंने जानकारी लिखकर रखी है कि कक्षा में अधिगम एवं मूल्यांकन से जुड़ी चिंताएं, जैसा कि जो पोर्टफोलियो गतिविधि के अंतर्गत जानकारी दी गई है तो उन चिंताओं को मैंने लिखकर रखा है, यहां से समझने का प्रयास करेंगे। किंतु सबसे पहले हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर। साथियों अभी मैंने आपको सामग्री के बारे में बताने का प्रयास किया कि भाषा के अंतर्गत कौन सी सामग्री होगी, गणित के अंतर्गत कौन सी सामग्री ले सकते हैं हम, ठीक है, या उनका संग्रह कर सकते हैं। इसी तरह से पर्यावरण विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या सामग्रियां हम एकत्रित कर सकते हैं और बच्चों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। इस तरह सामाजिक विज्ञान के लिए हम कौन से पोस्टर तैयार करेंगे या कौन से पोस्टरों का संग्रह करेंगे, इसके बारे में बताया। अब देखिएगा साथियों यहाँ पर भाषा के अंतर्गत हमको बच्चे से क्या बात करना है, किस तरह से उनका अध्यापन करना है, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखकर रखिए। जैसे कि हमारे भाषा की हम बात करेंगे तो हमारे आसपास प्रदर्शित पोस्टरों, नारों में लिखी बातों को लिखना व सही उच्चारण कर पढ़ना। हम बच्चों से कह सकते हैं कि भाई आपके आसपास जैसा कि हमने बताया है इसी प्रकार के पोस्टर आपको देखने को मिलेंगे, तो उन पोस्टरों में लिखा क्या है, कोई नारे लिखे हैं क्या। यदि छोटे बच्चे तो उनको बोल सकते हैं कि बेटा क्या आप अपने परिवेश में, अपने घर में कोई चीज लिखी देखते हो क्या, और कौन से अक्षर लिखे हुए देखते हो, तो उनको लिखकर आपको लाना है। बड़े बच्चे हैं तो बड़े बच्चों को हम उन पोस्टरों में, नारों में लिखी बातों को लिखकर बोलवा सकते हैं, फिर कक्षा में उनका उच्चारण करके पढ़ना सिखा सकते हैं। ठीक है, ये उदाहरण स्वरूप आपको बताने का प्रयास किया एक एक बिंदु के माध्यम से। उसे दूसरा बिंदु क्या है कि हमारे परिवार में बड़ों से सुनी कविता, कहानी को सुना और अपने शब्दों में लिखना। बच्चों को हम कह सकते हैं कि वे अपने परिवार में अपने से बड़ों से जो कविता या कहानी आप सुनते हो तो उसको अपने शब्दों में लिखना है और उसको कक्षा में लाकर सुनाना है। ठीक है, ये बात हो गई हिंदी की। गणित के अंतर्गत देखिएगा आपके घर के पालतू पशुओं, पक्षियों की गणना करना, यानी घर में जो पालतू पशु हैं, कितने पालतू पशु हैं, गाय, भैंस, बैल, बकरी, तोता, कुत्ता, बिल्ली, तो उसकी गणना करना है। तो छोटे बच्चे तो गिनकर आएंगे कि हमारे घर में 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, ऐसे बताएंगे। ठीक है, बड़े बच्चों को और कुछ हम और सामग्री दे सकते हैं। जैसे आगे देखिएगा बिंदु 2, दुकान से घरेलू सामान की खरीदी व बिल बनाना। ठीक है, दुकान से अर्थात प्रत्येक बालक दुकान से परिचित होता है, वहां से वह सामग्री खरीदता है, तो बिल की हम बात करेंगे और कितने का सामान हुआ, कितना कुल जोड़ हुआ, ये सब हम गतिविधियां करवा सकते हैं। आगे हम बात करेंगे पर्यावरण की। तो पर्यावरण में देखिएगा ऐसे पेड़ों की सूची बनवाना जो फल देते हैं। हम बड़े बच्चों को या जो कक्षा 3 या 4 के बच्चे हैं उनको दे सकते हैं कि ऐसे पेड़ों की सूची बनाइए या बनाकर लाइए कि जो फल प्रदान करते हैं। इस तरह से अलग अलग तरह के जो फल देते हैं उनकी सूची, जो अनाज देते हैं उनकी सूची बनवा सकते हैं। इस तरह से आगे लिखा है कि वर्षा काल में लगाई जाने वाली फसलें कौन कौन सी हैं, ये बड़े बच्चों के लिए है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे विज्ञान की। तो विज्ञान में जैसे कि कक्षा 6, 7, 8 की हम बात करें तो कुकर में भोजन जल्दी क्यों पकता है, अपने विचार लिखो। बच्चे के घर में कुकर होता है और जानता है कि बच्चा कुकर में बहुत जल्दी भोजन पकता है, तो भाई बच्चे को हम पूछ सकते हैं कि आपके क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं कि कुकर में जल्दी खाना क्यों पकता है। बच्चा अपने मुताबिक विचार लिख कर लाएगा या अपने परिवार के सदस्यों से पूछ कर लाएगा। जब हम कक्षा में उन्हीं विचारों को सही तरीके से प्रस्तुत करवाएंगे और सब स्वयं बनाएंगे तो सीखा हुआ ज्ञान एकदम पुख्ता होगा और वह अपने दैनिक जीवन से भी उसको जोड़ पाएगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे घरेलू उपकरणों जैसे कि पंखा, मोटर साइकिल या मोटर गाड़ी, बैलगाड़ी, रेडियो आदि के चलने के स्रोत क्या है, यानी ये किन माध्यमों से चलते हैं। बात करेंगे मोटरसाइकिल की,
या मोटर गाड़ी की तो ये पेट्रोल डीजल से चलता है, ऐसा बच्चे बता सकते हैं। इस तरह से हम बात करेंगे पंखा तो पंखा इलेक्ट्रिक से, है ना। इस तरह बात करेंगे बैलगाड़ी तो बैलगाड़ी को चलाने के लिए बैलों की आवश्यकता होती है। तो ये उदाहरण रूप मैंने आपको बताने का प्रयास किया। फिर हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान की, तो देखिएगा मैंने उसी वही लिखा है कि पंचायत क्या करती है, उसके कार्यों की सूची बनाओ। पंचायत के कौन कौन से कार्य हैं या नगर पालिका के कौन कौन से कार्य हैं, उनकी सूची बनाओ, ऐसा बच्चों को दे सकते हैं। इसके अलावा बुजुर्गों की देखभाल क्यों आवश्यक है, लिखो। ये हम बच्चे को दे सकते, बच्चा अपने मन से लिख कर लाएगा और फिर हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। तो साथियों, जैसा कि ये मार्गदर्शक सिद्धांत दिए गए हैं, उसके आधार पर मैंने ये बिंदुओं को बताने का प्रयास किया है। अब देखिएगा, पूरे विषय की बातों को तो हम लिख नहीं सकते, उदाहरण के रूप में मैंने एक दो बातें लिखकर यहाँ पर प्रदर्शित की हैं और इनसे संबंधित जो सामग्री है वो आपके सामने प्रदर्शित करके बताया है। अब हम बात करते हैं साथियों, यहाँ पर जैसा कि दिया हुआ है, ठीक है, अधिगम और मूल्यांकन से जुड़ी चिंताओं को उजागर करना। तो देखिएगा कौन कौन सी हमारी चिंताएं हो सकती हैं, कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं, तो उन समस्याओं को हमको एक पेज पर लिख के रख लेना है और अपनी पोर्टफोलियो फाइल में उसको संग्रहित कर लेना है। ठीक है, चलिए उन समस्याओं को या उन चिंताओं को भी हम देख लेते हैं जो कि मैंने लिखकर रखा है। साथियों, हम यहाँ पर देख रहे हैं कक्षा में अधिगम एवं मूल्यांकन से जुड़ी चिंताएं। ठीक है, अब कुछ चिंताओं को या कुछ जो समस्याएं हैं उनको मैंने यहाँ पर लिखकर रखा है, एक एक करके हम पढ़ लेते हैं। जैसा कि नंबर 1 पे आप देख रहे हैं कि सभी बच्चे सीख रहे हैं या नहीं, इस बात का ध्यान रखना परम आवश्यक है। ठीक है, यदि दिव्यांग बच्चे छूट रहे हैं तो उन्हें कैसे सीखने की मुख्य धारा में लाएं, तो ये हमारी चिंता हो सकती है। निश्चित तौर से हमारी कक्षा में दिव्यांग बच्चे भी हो सकते हैं और सीखने में वो पीछे रह सकते हैं, तो उनको फिर मुख्य धारा में कैसे लाएं, तो ये हमारी चिंता का एक मुख्य कारण भी हो सकता है। दूसरा बिंदु है, कुछ बच्चे शीघ्र ही सीख जाते हैं किंतु कुछ बच्चे धीरे धीरे सीखते हैं, इन सबके बीच तालमेल कैसे बिठाएं। हमारी कक्षा में निश्चित तौर से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कोई अवधारणा, किसी बात को बहुत शीघ्रता के साथ में समझ लेते हैं, किंतु कुछ बच्चे ऐसे हैं जो धीरे धीरे सीखते हैं। तो फिर शीघ्रता से सीखने वाले बच्चे और धीरे धीरे सीखने वाले बच्चों के बीच हम तालमेल कैसे बिठाएंगे और किस प्रकार से उनका अध्यापन करेंगे, किस प्रकार से उनको अधिगम देंगे, तो ये हमारी चिंता का कारण हो सकता है। तीसरा बिंदु है कि बच्चों की उपस्थिति, माता पिता की बच्चों के प्रति शिथिलता उनके सीखने का अहम कारक है, कैसे समन्वय बिठाएं। आपने देखा होगा कि बच्चे कई बार अनुपस्थित रहते हैं विद्यालय में। ठीक है, कई बार ये होता है कि माता पिता कुछ ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों के प्रति शिथिलता बरतते हैं, यानी उन पर ध्यान नहीं देते हैं, तो फिर ये जो है सीखने में एक बाधक तत्व का काम करता है और फिर इन सब के बीच में हम समन्वय कैसे बिठाएं, ये भी हमारी चिंता का कारण हो सकता है। चौथे बिंदु में देखेंगे तो सभी बच्चों का आकलन एक ही ढंग से करना संभव नहीं होता। आकलन की हम बात करेंगे तो सभी बच्चों का आकलन या मूल्यांकन एक ही तरीके से हम करें तो हम सही तरीके से आकलन नहीं कर सकते हैं। आपको ज्ञात होगा कुछ बच्चे लिखने में एक्सपर्ट नहीं होते किंतु वो बोलने में एक्सपर्ट होते हैं, वो उस अवधारणा को बोलकर भी बता सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से कई तरह से दिव्यांग बच्चे मान लो तो दिव्यांग बच्चों का मूल्यांकन अलग तरीके से लेना होगा। ठीक है, जो शीघ्रता से बात को समझ लेते हैं तो उन शीघ्रता से बात समझने वाले बच्चों का मूल्यांकन हम कैसे लेंगे, जो धीरे धीरे करके सीख रहे हैं उन बच्चों का मूल्यांकन कैसे लेंगे। तो ये जो है ये हमारी एक चिंता का कारण हो सकता है। आगे ये है कि समय भी अधिक लगता है, साथ ही बच्चों की अनुपस्थिति का आकलन में बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है, यानी बच्चे अनुपस्थित रहते हैं तो फिर उनका आकलन नहीं कर पाते और जब हम आकलन नहीं कर पाते हैं तो ठीक समय पर मूल्यांकन करके जो लर्निंग गैप्स हैं, जहां बच्चे नहीं सीखे हैं, उनको हम पूरा कैसे कर सकते हैं। तो ये चिंताओं के कुछ कारण हो सकते हैं। तो साथियों, ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैंने बताने का प्रयास किया है और आपने यहाँ देखा, ठीक है, इस व्हाइट बोर्ड पर साथ ही ग्रीन बोर्ड पर मैंने काफी कुछ जानकारी लिखकर रखा है। और साथियों, पोर्टफोलियो के संदर्भ में यदि इसकी जानकारी आपको चाहिए, इसका अगर आपको पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स के रूप में चाहिएगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। साथियों, मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आपको इसका पीडीएफ है आपको कहाँ मिल पाएगा। आज के कालखंड के बस इतना ही, मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।